सभी को नमस्कार। स्वागत है कक्षा 12 की इतिहास की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी का। पाठ 4 पढ़ रहे हैं हम, मुगल आक्रमण, प्रकार और प्रभाव। इसी का अंतिम बिंदु या अंतिम टॉपिक जो आज हमारा रहेगा वो है पेशवा। पेशवा अर्थात प्रधानमंत्री। पेशवा से तात्पर्य प्रधानमंत्री ले सकते हैं, बड़ा नेता ले सकते हैं, सरदार ले सकते हैं, नेतृत्व कर्ता ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पेशवा जो मराठे होते थे या महाराष्ट्र में पेशवा का पद हुआ करता था। ठीक है, अब ये इसकी शुरुआत कैसे हुई कि शिवाजी महाराज, शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी उनके समान सक्षम नहीं थे, बल्कि वो कमजोर साबित हुए और धीरे धीरे सने सने जो है मराठा साम्राज्य की जो शक्ति है, वास्तविक शक्ति है, वो प्रधानमंत्री के हाथ में आ गई, जिसे पेशवा कहा जाता है। ठीक है, अब ये प्रधानमंत्री का पद है वो कैसे बना, उस स्थिति को भी हम समझने का प्रयास है वो करेंगे। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के हाथ में जब मराठा शक्ति आ गई तो इसका कारण था शिवाजी के कमजोर उत्तराधिकारी। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत में हम जानते हैं कि प्रथम पेशवा जो बना था वो बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ को प्रथम पेशवा कहा जाता है, जिसकी शुरुआत है या समयकाल अगर देखा जाए तो वो 1713 से 1720 ईस्वी तक का माना जाता है समयकाल। और इस पेशवा पद की शुरुआत है वो मराठा शासक शाहू के द्वारा इसकी बार प्रथम नियुक्ति है वो जो है 1713 के अंदर की गई और बालाजी विश्वनाथ को प्रथम पेशवा जो है वो बनाया गया। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि प्रथम पेशवा कौन था? तो यहाँ पर उत्तर बनता है हमारा बालाजी विश्वनाथ और इसकी नियुक्ति है मराठा शासक शाहू के द्वारा 1713 ईस्वी में इस पद की स्थापना की गई या बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया गया। ये तो है दक्कन की स्थिति, दक्षिण भारत। लेकिन अब उत्तर की तरफ देखें तो उत्तर में क्या सिचुएशन थी, उत्तर में क्या कंडीशन थी? दिल्ली की तरफ या दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों की तरफ। तो दिल्ली में कौन है? मुगल साम्राज्य। ठीक है, अब यहाँ पे उत्तर के समय उत्तर भारत में सैयद बंधु की स्थिति बहुत ही मजबूत थी। सैयद बंधु है शक्तिशाली भाई थे, शक्तिशाली थे और दिल्ली के अंदर ये इतने शक्तिशाली हो गए थे कि इन्हें मुगल सम्राट को या दिल्ली के शासक निर्माता इनको माना जाता था। यानी दिल्ली का जो शासक है वो इनके हाथों की कठपुतली हुआ करता था। तो यहाँ पर सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, जिनकी कंडीशन है वो मजबूत थी, और इन्होंने ही दिल्ली के अंदर जो है बहादुर शाह प्रथम को पदच्युत कर दिया किसी कारणवश, और उसके बाद फर्रुख शेर को दिल्ली का शासक बना लिया, दिल्ली का सम्राट है वो घोषित कर दिया। फर्रुख शेर दिल्ली का शासक बन गया, मुगल सम्राट बन गया, लेकिन धीरे धीरे वो इन्हीं भाइयों के विरुद्ध है वो षड्यंत्र करने लग गया, जिनसे अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान को इस स्थिति की जानकारी मिल गई। और ऐसे में उस समय हुसैन अली खान जो है वो दक्षिण के अंदर था, दक्कन के अंदर, और हुसैन अली खान को जैसे ही फर्रुख शेर की षड्यंत्र की जानकारी मिली तो उसने एक बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य किया और उसने दक्कन में मराठा शासक शाहू जो था उस समय, शाहू के साथ एक संधि कर ली, और वो संधि के अनुसार कुछ शर्तें थी, और ये संधि हुई है 1719 ईस्वी के अंदर, जो कि मराठा शासक शाहू के माध्यम से की गई, या उसके साथ है वो सैयद बंधु हुसैन अली खान ने की है। और उसके पीछे इसका कारण था कि इस संधि के माध्यम से वो फर्रुख शेर के खिलाफ है वो आक्रमण करेगा या उसको सबक सिखाने हेतु वो कुछ कार्य करेगा। तो संधि क्या थी? देखिए, संधि की शर्तें हम जानते हैं कि पहली जो संधि की शर्त थी वो है मुगलों द्वारा शाहू के सारे प्रदेश लौटा दिए जाएंगे। मराठों और मुगलों के संबंध है वो मजबूत नहीं थे, अच्छे
वाले नहीं थे, लेकिन इस संधि के दौरान उन्होंने जो मराठा शासक शाहू था उस संधि में उसने ये कहा कि जितने भी मुगलों के अधीन जो मराठों के सारे प्रदेश है वो उनको सौंप दिए जाएंगे, और वो प्रदेश जिन्हें उस समय शिवाजी के समय में जिसे स्वराज के नाम से ये इलाके या ये प्रदेश है वो प्रसिद्ध थे, तो उन स्वराज के नाम से जो भी प्रदेश मुगलों के पास आ गए हैं वो जो है वापस शाहू को लौटा दिए जाएंगे। तो पहली शर्त। दूसरी संधि थी कि खानदेश, बरार, गोंडवाना, हैदराबाद, कर्नाटक ये सारे के सारे प्रदेश जो कि मराठों ने इन प्रदेशों को विजित किया था, इसके चलते इन्होंने इन प्रदेशों के ऊपर मराठों के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया या इसको स्वीकारोक्ति दे दी कि इनके ऊपर मराठों का अधिकार रहेगा। तीसरा पॉइंट है कि मराठों को दक्षिण में 6 प्रांत थे दक्षिण के, उसके अंदर चौथ और सरदेशमुखी नामक कर वसूलने का अधिकार भी दे दिया। चौथ यानी चौथा भाग, आय का चौथा हिस्सा, और सरदेशमुखी के अंदर 10वां हिस्सा होता था। तो चौथ और सरदेशमुखी कर वसूली का अधिकार भी उन्हें दे दिया, और इसके बदले में उन्होंने इस शर्त के पालन में ये किया कि इसके बदले में मराठा है वो इन हुसैन अली खां या सैयद बंधुओं को अपने 15,000 मराठे सैनिक है वो मुगलों की सेवा में रखेंगे या सैयद बंधुओं की सेवा में रखेंगे। इसके साथ ही चौथी शर्त थी कि नजरबंद, उस समय दिल्ली के अंदर नजरबंद थे शाहू के परिवार के या राज परिवार के सदस्य जिसके साथ ही शाहू की माता और उनकी पत्नी, माता का नाम यशुबाई और पत्नी तथा अन्य राज परिवार के सदस्य थे जो दिल्ली के अंदर नजरबंद थे। तो इस शर्त के अनुसार इन सैयद बंधुओं ने जो है शाहू या राज परिवार के सदस्यों को मुक्त करने की जो है शर्त भी स्वीकार की। और इसके साथ जब ये संधि पूर्ण हुई तो इस संधि के साथ ही सैयद बंधुओं ने हुसैन अली खां ने मराठा के 15,000 सैनिकों के साथ लेकर दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया, और उन्होंने इसका नेतृत्व किया था उस समय बालाजी पेशवा विश्वनाथ, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ, और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था खांडेराव धमादे। खांडेराव धमादे के नेतृत्व में 15,000 मराठा सैनिक दिल्ली की तरफ बढ़े, और फिर उन्होंने फर्रुखशेर को पदच्युत कर दिया। पदच्युत कर देना यानी हटा देना गद्दी से, और उसके बाद रफी उद दर्जा, ठीक है, रफी उद दर्जात को नया मुगल शासक है वो नियुक्त किया। तो इस प्रकार से दिल्ली की तख्त के ऊपर उन्होंने नया शासक है वो सैयद बंधुओं ने बना दिया, और इसमें साथ दिया था बालाजी पेशवा ने और शाहू की संधि की शर्तों के अनुसार। इसके साथ इस संधि के उपरांत मराठों ने विजित राज्यों से चौथ और सरदेशमुखी कर भी वसूलना शुरू कर दिया था, और इन प्रदेशों के ऊपर जो हैदराबाद, गोंडवाना, बरार, कर्नाटक, इन प्रदेशों के ऊपर उन्होंने मुगलों ने उनके अधिकार को भी स्वीकार कर लिया था। इसी के चलते पेशवा बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व क्षमता और उनके सम्मान में वृद्धि हुई, और इसी पेशवा के चलते जो मराठा साम्राज्य है वो आगे बढ़ा, और इस कारण जो बालाजी विश्वनाथ है प्रथम पेशवा, उसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है, सेकंड संस्थापक या दूसरा शिवाजी भी माना जाता है, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ या पेशवा बालाजी विश्वनाथ को द्वितीय संस्थापक या दूसरा शिवाजी माना जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि दूसरे शिवाजी के नाम से किस पेशवा को जाना जाता है, तो बालाजी विश्वनाथ को, या मराठा साम्राज्य का द्वितीय शिवाजी या द्वितीय संस्थापक कौन था, तो बालाजी विश्वनाथ, जिसका समयकाल कितना है 1713 से लगाकर 1720 ईस्वी तक का। तो ये था बालाजी पे जो है पेशवा बालाजी विश्वनाथ के संबंध में जानकारी। नेक्स्ट लेते हैं बालाजी बाजीराव, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई 1720 के अंदर। पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद दूसरा पेशवा कौन बनेगा, इस हेतु संघर्ष छिड़ गया, और ऐसी स्थिति में जो पेशवा विश्वनाथ बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था बालाजी बाजीराव,
ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे विरोधी थे बालाजी बाजीराव के, और वो भी पेशवा के पद पर बने रहना चाहते थे, लेकिन जो बालाजी बाजीराव था उस समय उसकी उम्र मात्र 20 वर्ष की थी। 20 वर्ष की थी और बहुत सारे वृद्धजन या अनुभवी लोगों का ये मानना था, जो शासन में दरबारी थे, उनका ये मानना था कि ये शासन व्यवस्था को नहीं संभाल सकता, ये पेशवा बनने के लायक नहीं है, अर्थात इसके अंदर वो बुद्धिमत्ता नहीं है कि वो पेशवा के पद को संभाल पाए। तो ऐसे में बहुत सारे दूसरे लोग थे जो कि पेशवा के पद को ललचाई हुई दृष्टि से देख रहे थे और वो अपने आप को वहां पर स्थापित करना चाहते थे। लेकिन बालाजी बाजीराव ने पेशवा पद की ऐसी तर्कपूर्ण व्याख्या की कि उस समय मराठा शासक जो शाहू था वो भी उनकी तर्कपूर्ण व्याख्या से प्रभावित हो गया। तो वो व्याख्या क्या थी वो हम देखते हैं। देखिए, बालाजी बाजीराव जिसका समयकाल माना जाता है 1720 से 1740 तक का। अगर आपने मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, बाजीराव मस्तानी जो मूवी है वो इन्हीं पेशवा बालाजी बाजीराव के ऊपर बनी गई है। तो हमको इतिहास के रूप में देखना है कि इतिहास में किस प्रकार से उसने अपने आसपास के प्रदेशों के रूप में प्रदेशों को जीता था, मालवा के ऊपर विजय प्राप्त की या अन्य कई स्थानों के ऊपर उसने विजय प्राप्त की, और उसके बाद उसने मराठा साम्राज्य की शक्ति के अंदर काफी वृद्धि की और उसने बहुत ही कम समय में 20 साल की अवधि के बीच में उसने मराठा साम्राज्य को परचम तक पहुंचा दिया या चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। तो यही बालाजी बाजीराव, जो कि बाजीराव मस्तानी मूवी बनी है, उसी के बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो देखिए, पेशवा के पद पर बालाजी बाजीराव किस प्रकार से आया, उसने किस प्रकार से तर्कपूर्ण व्याख्या दी, उस व्याख्या को हम समझते हैं। ये एक महत्वाकांक्षी युवा था, साथ ही बुद्धिमान था, और जब विरोधी उसके सामने खड़े थे लेकिन उसने उन विरोधियों के हौसलों को पस्त कर दिया और उसने शाहू का, मराठा शासक शाहू का जो है समर्थन प्राप्त किया। और उसने तर्कपूर्ण व्याख्या ये दी कि मुगलों के लिए उसने कहा कि हमारे लिए यही सही समय है कि हम विदेशियों के देश से बाहर निकालकर कीर्ति हासिल कर लें, कीर्ति यानी यश प्राप्त करें। इसके लिए हमें सूखे वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप ही गिर जाएगी। अर्थात वृक्ष की सूखे, यानी यहाँ पे मुगल साम्राज्य क्या था, कमजोर हो रहा था, और इस कमजोरी का फायदा अगर हम पूर्व की स्थिति को देखें तो सैयद बंधु यहाँ प्रभावशाली थे और वो कठपुतली शासक बनाने वाले थे, जिसको चाहते थे वो मुगलों के शासक को बना सकते थे, उससे साम्राज्य से हटा सकते थे और पुनः बना सकते थे। इस स्थिति को बालाजी पेशवा बाजीराव ने भांप लिया था और उसने इन्हीं स्थितियों का फायदा उठाते हुए उसने ये कहा कि जो वास्तविक मुगल शक्ति है वो क्षीण हो रही है, कमजोर पड़ रही है, और ऐसे में सीधी शक्ति के रूप में मुगलों के ऊपर सीधा प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप ही गिर जाएंगी। शाखाएं अर्थात जो आसपास के जो दूसरे बाशिंदे हैं या दूसरे अधिकारी हैं, दूसरे सरदार हैं, नेता हैं, तो उनकी स्थिति तो अगर मुगल साम्राज्य का पतन हो जाएगा तो दूसरे जो अपने आप को स्वतंत्र बनाकर बैठे हैं उनका अस्तित्व तो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। तो ये उसने व्याख्या की और उसने भरे दरबार में इस व्याख्या को उसने प्रस्तुत किया। अगर आपने मूवी भी देखी है तो जहां पे मिट्टी का जो है आकृति में एक मोरपंख डाला जाता है और मोरपंख के माध्यम से जब वो तीर चलाता है तो मोरपंख है वो मिट्टी के अंदर जो है दबा हुआ होता है और सिर पर उसका चंद्रमा और थोड़ा सा आकार है उसमें दिख रहा होता है, लेकिन जब वो प्रहार करता है तो वो जड़ों के ऊपर करता है और मोरपंख के बीच में जो तीर लगता है उसके बाद जो है मोरपंख दो हिस्सों में विभाजित हो जाता है। तो ये तो मूवी की बात है, लेकिन वास्तव में भी उसने यही कहा था कि मुगल साम्राज्य की शक्ति के ऊपर सीधा प्रहार करना चाहिए। और जब उसने ये व्याख्या दी तो शाहू उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी बुद्धिमत्ता से इतना प्रभावित हो गया कि जो बहुत सारे विरोधी जो पेशवा पद के लिए मुंह ताक रहे थे उनको कुछ नहीं मिला और बालाजी बाजीराव को शाहू ने पेशवा बना दिया। ठीक है, अब बालाजी बाजीराव की अगर हम उपलब्धियां देखें तो पेशवा बनने के बाद उसने नर्मदा पार करके 1724 में उसने मालवा को जीत लिया। मालवा अर्थात मध्य प्रदेश का क्षेत्र वो उत्तर भारत की तरफ बढ़ा और नर्मदा नदी को
पार करके उत्तर में उसने मालवा या मध्य प्रदेश का क्षेत्र या हिस्सा जो था, जिसे मालवा के नाम से जाना जाता था, उसको उसने जीता। इसके साथ ही सवाई जयसिंह जो कि मराठों के साथ सहानुभूति रखता था, तब जब वो उत्तर की तरफ बढ़ रहा था तो उसे राजपूतों के विरोध का ज्यादा सामना है उसको नहीं करना पड़ा। तो क्योंकि उसने राजपूतों के साथ मेलजोल और मित्रता की नीति है वो अपनाई थी और सवाई जयसिंह से उसने मित्रता हासिल कर ली थी, तो उसे राजपूतों के विरोध का सामना भी कम करना पड़ा। फिर हैदराबाद का निजाम था, उस समय निजाम उल मुल्क था, वो अपने आप को दक्षिण का न्यायोचित शासक मानता था। इसके चलते वो मराठों की बढ़ती हुई शक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता था और उसका साम्राज्य भी काफी प्रभावशाली था या शक्तिशाली निजाम था। इसके चलते पेशवा को निजाम उल मुल्क के प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन फिर भी पेशवा जो कि कम उम्र का था, महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसने निजाम से सीधी दुश्मनी नहीं ली, बल्कि उसके साथ उसने अपने संबंधों को व्यवस्थित करने के ऊपर विशेष ध्यान दिया। लेकिन निजाम के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो चाहता था कि उसके अनुसार सारी व्यवस्था है वो चले, और इसी के कारण पेशवा और निजाम के मध्य है वो शत्रुता है वो बढ़ती चली गई, क्योंकि पेशवा आगे बढ़ रहा था और निजाम नहीं चाहता था कि पेशवा की शक्ति में वृद्धि हो, उसका प्रभाव बढ़े। और इसी के कारण निजाम उल मुल्क ने जो शिवाजी के वंशज संभाजी को उसने, शाहू को तो उसने मुखिया नहीं माना मराठा सरदारों का, और उसने संभाजी को है मुखिया के रूप में, मराठा सरदार या मराठा मुखिया के रूप में उसने स्वीकृति प्रदान कर दी, और जिसके कारण यहां पर पेशवा और निजाम उल मुल्क के मध्य संबंधों में जो है शत्रुता उत्पन्न हो गई। और उसने फिर जो संधि हुई थी 1719 की संधि, जो सैयद बंधुओं और शाहू के मध्य हुई थी, इसमें कि मराठा प्रदेशों को मराठों को लौटा दिया जाएगा। बरार, गोंडवाना, हैदराबाद, कर्नाटक, इन प्रदेशों के ऊपर मराठों को जो है अधिकार दे दिया जाएगा। इसके साथ ही चौथ और सरदेश मुखी नामक कर की वसूली का अधिकार है वो 6 प्रांतों में दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है निजाम उल मुल्क ने जो पुरानी जो संधि हुई थी 1719 की, उस संधि की शर्तों का उसने उल्लंघन करना शुरू कर दिया। यानी उसने जो मराठा साम्राज्य के प्रदेश थे उनके ऊपर निजाम ने वापस अपनी सेना को भेजकर उन प्रदेशों के ऊपर अधिकार करना शुरू कर दिया, जिसके कारण पेशवा और निजाम उल मुल्क के मध्य संबंध बिगड़ गए, शत्रुता पनप गई। और इसी के चलते 1728 मार्च 1728 में औरंगाबाद के पास पालखेड़ नामक स्थान के ऊपर पेशवा ने निजाम के ऊपर हमला किया और फिर वहां पर निजाम की सेना को उसने परास्त कर दिया। निजाम की सेना पराजित हुई और फिर पेशवा ने निजाम को मुंगी शिवगांव की संधि हेतु बाध्य किया। मुंगी शिवगांव की संधि के लिए पेशवा ने निजाम को बाध्य किया और निजाम को बाध्य होकर उस संधि को स्वीकार करना पड़ा। देखिए, पेशवा ने निजाम की सेनाओं को पराजित कर दिया और मुंगी शिवगांव की संधि हेतु बाध्य किया। तो अब मुंगी शिवगांव की संधि क्या है, ये प्रश्न पूछा भी जाता है, बोर्ड एग्जाम में आता है। 3 से 4 नंबर का प्रश्न आपका, ठीक है। इस संधि की शर्तें ये थी कि निजाम ने जो संभाजी को मराठा मुखिया घोषित किया था, उसके अनुसार संभाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है निजाम ने छोड़ दी और संभाजी को पन्हाला भेजना स्वीकार कर दिया। स्थान है पन्हाला, वहां भेजना स्वीकार किया। दूसरा कि छीने गए जो मराठा प्रदेश जो निजाम के माध्यम से छीन लिए गए थे, उन प्रदेशों को और मराठा जो बंदी है, सैनिक बंदी है, उनको छोड़ने का निश्चय भी इस संधि के दौरान किया गया। इसके साथ ही जो 1719 की संधि के अनुसार जो शाहू मराठा शासक, उसको चौथ और सरदेश मुखी का अधिकार दिया गया था, उसको वापस निजाम ने इस चीज को स्वीकार कर लिया कि मराठों को चौथ और सरदेश मुखी का जो है कर वसूली का अधिकार है वो माना गया। पेशवा ने निजाम के प्रदेशों पर आक्रमण नहीं करने की बात मानी और वही
निजाम को भी ये कहा, हिदायत दी कि वो भी जब पेशवा उत्तर भारत की तरफ आक्रमण करे तो ऐसे में निजाम है वो उत्तर भारत के लिए तटस्थ रहे, वो पेशवा से किसी भी प्रकार का विरोध है वो न करे। तो ये जो है मुंगी शिवगांव की संधि की 4 मुख्य शर्तें थी। अब देखिए ये इस संधि के बाद पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपना पूरा ध्यान है वो उत्तर भारत की तरफ केंद्रित कर दिया और उसके बाद उसने मालवा और बुंदेलखंड के मुगल प्रदेशों के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। 1728 ईस्वी के अंदर उसने मालवा जीत लिया, बुंदेलखंड भी जीत लिया। वो आगे बढ़ रहा था। उसी समय अवध का सूबेदार था शहादत अली। शहादत अली खान ने मुगल शासक, मुगल सम्राट को सूचना भेजी कि उसने डींग मारी कि उसने मराठों को चंबल के पार है वो खदेड़ दिया है और इसकी सूचना है वो मुगल शासक को भेजी। इस सूचना को उसने खुद की डींग या मराठों को हराने की बात कही थी, लेकिन जैसे ये सूचना है बालाजी बाजीराव के पास पहुंची तो उसने अब उसे दिल्ली पहुंचने तक का जिस स्थान पे था उसे वहां तक जाने में 14 दिन का समय लगता था, लेकिन वो यात्रा उसने इतनी तीव्रता के साथ मात्र 2 दिन में पूरी की और फिर वो दिल्ली के ऊपर टूट पड़ा, यानी अचानक धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया। और फिर उसने मुगल शासक को, मुगल सम्राट को ये बताया कि तुम्हारे जो सूबेदार ने, अवध के सूबेदार ने जो मराठों को चंबल पार खदेड़ने की बात की है वो बात उचित नहीं है, बल्कि मैं अभी जिंदा हूँ और मैं उत्तर की तरफ है वो लगातार बढ़ रहा हूँ। और इस प्रकार से उसने दिल्ली के सम्राट या दिल्ली के मुगल बादशाह तक भी अपना लोहा है वो मनवा लिया। अब वो वापस दिल्ली से जब वापस दक्कन की तरफ बढ़ा और दक्कन में निजाम है वो अपने पांव है निजाम ने पुनः पसारने शुरू कर दिए थे, तो उसने निजाम को पराजित किया और 17 जनवरी 1738 में उसे दोराहा सराय की संधि हेतु वापस निजाम को बाध्य किया। इसके साथ ही 1740 में निजाम के दूसरे पुत्र जिसका नाम था नासिर जंग को भी उसने पराजित किया और नासिर जंग से हांडिया और खरगांव जो मराठे जिले थे वो हासिल किए। उसके साथ ही इसे मुंगी शिवगांव की जो संधि है उस हेतु भी उसे वापस बाध्य किया गया। तो इस जो पुरानी संधि के अनुसार उसने हंडिया और खरगांव प्रदेश जो छीन लिए थे निजाम ने वो वापस उसने हासिल कर लिए। और फिर 8 मई 1740 ये महत्वाकांक्षी शासक, बुद्धिमान शासक बालाजी शासक क्या पेशवा पेशवा की 8 मई 1740 में नर्मदा नदी के किनारे ड्रावर नामक स्थान के यहाँ पर अचानक से मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से बालाजी बाजीराव ने पेशवा के पद में उत्तरोत्तर वृद्धि की और साथ ही साथ मराठा साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया तथा मुगलों को भी उसने अपनी शक्ति को बताया। निजाम जैसे दक्कन के शक्तिशाली शासक को भी उसने घुटने टेकने पर भी बाध्य कर दिया। तो ये था पेशवा, आज का जो हमारा टॉपिक था पेशवा बालाजी बाजीराव और पेशवा पद। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा।